भारत के मुकेश अंबानी और यूनाइटेड स्टेट्स के इलॉन मस्क के बीच में झगड़ा और तेज हो गया है। अगर आप पिछले 2-3 दिन से ये खबर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि मुकेश अंबानी ने एक कमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये गलत डिसीजन लिया है कि सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम वो पार्टीज को अलोकेट करेंगे, ना कि उसको ऑक्शन करेंगे। जबकि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि ये स्पेक्ट्रम भी ऑक्शन किया जाए। और उधर एलन मस्क का ये मानना है कि भारतीय सरकार को एक प्रोसीजर बनाना चाहिए जिससे ये स्पेक्ट्रम हर कंपनी को अलॉट किया जाए। मुकेश अंबानी के इस ऑब्जेक्शन का क्लैरिफिकेशन भारतीय सरकार ने एक ही दिन में दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस समय भारत के कम्युनिकेशन के मंत्री हैं, उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सरकार सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो केवल अलॉट करेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। भारतीय सरकार का ये निर्णय मुकेश अंबानी के लिए, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा धक्का है। ये दो बिलियनियर्स के बीच की लड़ाई मानी जा रही है और इसका कारण बिल्कुल सीधा साधा है। स्पेस में सैटेलाइट सर्विसेज का जो मार्केट है वो 2030 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा और हर कोई बिलियनियर इस में हिस्सेदारी चाहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस क्लैरिफिकेशन का धन्यवाद इलॉन मस्क ने अगले ही दिन कर दिया। उन्होंने सिंधिया जी को धन्यवाद देते हुए ये कहा कि वी विल डू आवर बेस्ट टू सर्व इंडिया विद स्टारलिंक। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। भारत सरकार ने जो इलॉन मस्क की बात मान ली और मुकेश अंबानी की मांग को ठुकरा दिया, ये देखकर मुकेश अंबानी अवश्य ही बहुत चिंतित हो गए होंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी का मानना ये था कि अगर स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, तो वो शायद ज़्यादा स्पेक्ट्रम हासिल कर सकेंगे। क्योंकि एलोकेशन अगर होगा तो ऐसे नियम या प्रोसेस बनाए जाएंगे जिससे जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उनको फेवर किया जाएगा, जिसमें इलॉन मस्क की स्टारलिंक सबसे ऊपर आएगी, जेफ बेजोस की कंपनी भी आएगी, अन्य प्लेयर भी होंगे, भारतीय एयरटेल भी। तो उस केस में मुकेश अंबानी ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं ले पाएंगे। आज के इस एपिसोड में मैं एनालाइज करूंगा यूएस के इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और भारत के रिलायंस की कंपनी जियो। हम देखेंगे कि सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम को पाने की लड़ाई में कौन आगे निकल चुका है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जब भी दो कॉर्पोरेट्स के बीच में लड़ाई होती है, तो उसका फायदा हमेशा कंज्यूमर को होता है, उपभोक्ताओं को होता है। तो देखिए पूरा एपिसोड, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो इन दो शख्सों को नहीं जानता हो। सबसे ऊपर है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर रैंकिंग के हिसाब से ये दुनिया के 13वें सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। इनकी नेट वर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा है और उम्र है 67 वर्ष। और दूसरे व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, यूएसए के। इनकी नेट वर्थ 2.47 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी कि मुकेश अंबानी से ये लगभग 2.5 गुना ज्यादा अमीर हैं। और इनकी रैंक है नंबर 1, यानी कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी इस समय इलॉन मस्क है और उम्र है इनकी 53 साल की। इससे पहले कि मैं इन दो ग्रुप्स को कंपेयर करना शुरू करूं, आपको रिलायंस ग्रुप और इलॉन मस्क की जो कंपनीज हैं उनके बीच में जो फंडामेंटल या बेसिक डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है। आप सबको याद होगा कि रिलायंस की शुरुआत 1980 में धीरू भाई अंबानी ने की थी। सबसे पहले उन्होंने पातालगंगा महाराष्ट्र में एक पेट्रोकेमिकल्स और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट लगाया था
और 1991 के आते-आते ये दुनिया के सबसे बड़े पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर बन गए थे और इसी के साथ उन्होंने इंटीग्रेट करके विमल टेक्सटाइल्स भी शुरू की थी। सन 2000 में रिलायंस ने डाइवर्सिफाई किया और भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जामनगर, गुजरात में इन्होंने लगाई। और सन 2000 में ही रिलायंस ने इंफोकॉम में अपना पहला कदम रखा। इन्होंने पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया और 2002 आने तक रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन में या मोबाइल सर्विसेज में बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। फिर 2006 में रिलायंस ने रिटेल में कदम रखा और रिलायंस रिटेल नाम की कंपनी की शुरुआत हुई। क्योंकि रिलायंस टेलीकॉम उनके भाई अनिल अंबानी के पास चली गई थी, इसलिए 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया और बहुत ही जल्दी इस कंपनी ने ग्रो किया और एक स्टिफ कंपटीशन भारती एयरटेल को देने लगी। पेट्रोकेमिकल्स आज भी रिलायंस का कोर एरिया बना हुआ है, लेकिन साथ-साथ में कंपनी ने बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दिया। इस चार्ट में आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे रिलायंस आजकल नहीं है। रिटेल, टेक्सटाइल्स, ई-कॉमर्स, मीडिया हर जगह पे रिलायंस ने या तो कंपनी नई खड़ी की या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लिया। उधर इलॉन मस्क जाने जाते हैं टेस्ला कंपनी के लिए। टेस्ला यूएस की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। इन्होंने पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और बाद में इसके चेयरमैन भी बन गए। उसके बाद इन्होंने उसी कंपनी में ड्राइवरलेस व्हीकल्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। इलॉन मस्क यूँ तो साउथ अफ्रीका के नेटिव थे, लेकिन 2002 में ये यूएस के सिटीजन बने। इलॉन मस्क का शुरू से ही एक एक्सट्रीम टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड रहा है। ये हमेशा टेक्नोलॉजी से आगे की बात सोचते हैं। जिस तरह से ड्राइवरलेस व्हीकल्स मस्क ने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस की, उसी तरह 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का उद्देश्य था कि रॉकेट बनाना था और तरह-तरह के रॉकेट बनाना था, जिसमें मेन पर्पस था कि ऐसे रॉकेट्स बनाए जाएँ जो रीयूज़ हो जाएँ। और अभी आपने हाल में ही देखा होगा, पिछले हफ्ते इन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट की टेस्टिंग भी की है। टेस्ला कंपनी का एक और डिवीज़न है वी रोबो। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अभी 11 अक्टूबर को मस्क ने एक ऐसा रोबोट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम उन्होंने ऑप्टिमस दिया है और उसको ये ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस रोबोट बोलते हैं। इसमें खास बात ये है कि ये रोबो जो जब इंटरैक्ट करता है लोगों के साथ, तो बिल्कुल ऐसे इंटरैक्ट करता है जैसे कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो। इस ऑप्टिमस रोबो के बारे में आप और पढ़ सकते हैं, ये ट्विटर पर मैं इसका लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। स्पेस एक्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर ऊपर ही उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड है। फाल्कन 9 एक रॉकेट है, फाल्कन हेवी एक रॉकेट है, ड्रैगन, स्टारशिप, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तैयारी कर रहे हैं, राइट शेयर, स्टारशील और लास्ट में है ये स्टारलिंक जिसकी हम आज बात करेंगे। स्टारलिंक मस्क की एक कंपनी है जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, वहां आपको हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो। एक छोटे से सैटेलाइट डिश से आप जहां कहीं भी दुनिया में हैं, वहां पर आपको इंटरनेट मिलेगा। आप घर के ऊपर इसको लगा सकते हैं, सड़क पर लेके जा सकते हैं या समुद्र में किसी जहाज पर हो, वहां पे भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। आपको ऐसी जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको वहां पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। स्टारलिंक के यूजर्स के फीडबैक के अनुसार इंटरनेट की स्पीड लगभग 25 से 220 एमबीपीएस के बीच में उन्हें मिलती है और एवरेज 100 एमबीपीएस है, जो लगभग उसी के बराबर है जो आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा जो आजकल ब्रॉडबैंड आपको उपलब्ध है।
और अपलोड स्पीड 5 से 20 एमबीपीएस के बीच में होती हैं। ये भी जैसा आपको घर में बैठ के इंटरनेट मिलता है, उसी के लगभग ये बराबर है। अक्टूबर 2020 में स्टारलिंक सेवा का लॉन्च हुआ था। पहले 2 साल के अंदर इसके सब्सक्राइबर लगभग 1 मिलियन हो गए, 10 लाख। अगले 1 साल में ये बढ़कर 20 लाख के करीब पहुंचे और सितंबर 2024 अभी हाल ही में पिछले महीने ये संख्या बढ़कर 4 मिलियन यानी कि 40 लाख की हो चुकी है। स्टारलिंक के रेवेन्यूज 2022 में 1.4 बिलियन डॉलर थे, लेकिन घाटे में थी। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया गया 2023 में और इस साल 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6.6 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगा और कंपनी पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर आप देखें कि इलॉन मस्क की कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें जिन्हें वो ओन करते हैं या जहां पे उनके इंटरेस्ट हैं, तो काफी नाम आपको जाने पहचाने से लगेंगे। एरोस्पेस में स्पेस एक्स है। एआई में जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ओपन एआई यानी कि चैट जीपीआई, ये उसके फाउंडर, इन्वेंटर और एडवाइजर है। फ्यूचर ऑफ लाइफ ये एक और कंपनी है। स्टारलिंक मैं बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में द बोरिंग कंपनी। ट्रांसपोर्टेशन हाइपरलूप, आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था पूना से बॉम्बे के बीच में हाइपरलूप बिछाने की। ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था हिंदुस्तान में। ऑटोमोटिव टेस्ला हम बात कर चुके हैं। एनर्जी सोलर सिटी। तो एक तरह से इलॉन मस्क केवल डीप टेक में है। जिस भी सेक्टर में जाते हैं वो केवल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस सेक्टर को एक बार हिला के रख दे, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। अब स्टारलिंक के सब्सक्राइबर और रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं रिलायंस जियो के रेवेन्यू और सब्सक्राइबर बेस से। रिलायंस जियो को मुकेश अंबानी के 32 वर्षीय सुपुत्र आकाश अंबानी चलाते हैं। ये इस कंपनी के चेयरमैन हैं और किरण थॉमस इसके सीईओ हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू 2023 में लगभग 14 बिलियन डॉलर्स था और प्रॉफिट 2.4 बिलियन डॉलर था। टोटल एसेट्स इस कंपनी के फिलहाल 61 बिलियन डॉलर हैं। 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो रिलायंस के सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ते गए। पहले ही साल में ये 100 मिलियन क्रॉस कर गए। लगातार बहुत तेजी से बढ़ते गए और इस साल 2024 में ये 481 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। रिलायंस जियो का रेवेन्यू भी निरंतर बढ़ता जा रहा है काफी तेजी से। 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू 2022 में कंपनी ने पार कर लिया, जो इस साल आके 1,32,900 करोड़ को पार कर गया। रिलायंस जियो प्राइमरली इंडिया बेस्ड सर्विस है, लेकिन अगर आप इस पर डेटा देखें जो ये काली लाइन में यहाँ पर दिखाया है, तो आप देखेंगे कितनी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका यूसेज बढ़ता जा रहा है, इस नेटवर्क का यूसेज बढ़ रहा है। नीली लाइन है चाइना टेलीकॉम की, जो हमसे बहुत आगे थी, लेकिन इसी साल में पहले क्वार्टर में रिलायंस जियो के ऊपर जितना भी डेटा ट्रैफिक गया है, उसने चाइना टेलीकॉम को पीछे छोड़ दिया है। और इस झगड़े या कंपटीशन की जड़ यही है कि स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन मार्केट अगले 4-5 सालों में 1.8 ट्रिलियन डॉलर होने जा रहा है। तो हर किसी को एक इस मार्केट में एक शेयर चाहिए। अगर हम मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और इलॉन मस्क की स्टारलिंक को अब हम कंपेयर करें और सारे एस्पेक्ट्स अगर हम कंसिडर करें, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है हिंदुस्तान में। सबसे पहले तो अगर रेवेन्यू की बात करें, मुकेश अंबानी रिलायंस जियो पिछले साल रेवेन्यू था 12 बिलियन डॉलर, सब्सक्राइबर बेस 485 मिलियन और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 181.7 रुपी, लगभग 2.2 डॉलर्स के बराबर होता है। अब अगर कंपेयर करें इलॉन मस्क के स्टारलिंक के रेवेन्यू को, तो 2023 में स्टारलिंक का रेवेन्यू 2.4 बिलियन डॉलर था और सब्सक्राइबर बेस 2.2 मिलियन का था।
एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $1,826 था। इस साल 2024 में ऐसी उम्मीद है कि ये रेवेन्यू बढ़कर $6.6 बिलियन हो जाएगा और सब्सक्राइबर बेस लगभग दुगना 4 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये फिगर दिया नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है शायद $2,000 के आसपास ये पहुंच जाएगा। तो एक तरफ मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने पिछले 40-50 साल में कोई भी बिजनेस नहीं छोड़ा। शुरू किया था पेट्रोकेमिकल्स में, फिर टेलीकॉम में गए, फिर रिटेल में गए और आज शायद उनके पास सैकड़ों कंपनीज हैं, जो तरह-तरह के बिजनेस में वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि मुकेश अंबानी के रिलायंस के पास काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ही है, उनकी रिफाइनरीज अपनी हैं, उनका टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खुद का है, लेकिन जब स्पेस की बात आती है, तो उनकी कोई भी प्रेजेंस नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी में। और एक और ड्रॉबैक जो मैं रिलायंस के साथ देखता हूँ, वो ये है कि वो एक फैमिली रन बिज़नेस है। हालाँकि शेयर होल्डर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी पूरा कंट्रोल फैमिली में ही रहता है। उधर इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, कई उन्होंने स्टार्टअप्स में अपने हाथ-पैर मारे हैं और वो बेसिकली एक टेक्निकल पर्सन है, टेक्नोक्रेट हैं। उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है मुकेश अंबानी से। जो भी उन्होंने वेंचर्स किए हैं, उसमें वो फेल होने से नहीं डरते हैं। पूरा स्पेस एक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप रॉकेट ले लीजिए, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, सारा कुछ इलॉन मस्क की अपनी कंपनीज ही बनाती हैं। उनके पास वो सारे साधन हैं इस टेक्नोलॉजी और इन सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए। इलॉन मस्क को अगर अपना मार्केट और सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है, तो भारत और चाइना उनके लिए इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं। वो इसीलिए इंडिया आना चाहते हैं। हालांकि उनको रेवेन्यू उस प्रकार का नहीं मिलेगा पर यूजर जैसा उन्हें बाहर मिलता है, लेकिन सब्सक्राइबर बेस उनका इतना बड़ा हो जाएगा कि ये प्राइसेस ड्रॉप करेंगे। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की क्षमता है, जिसे हम डीप पॉकेट्स कहते हैं, तो दोनों ही ग्रुप्स के पास डीप पॉकेट्स हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त इलॉन मस्क को थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ओनर हैं। उन्हें किसी से ये लीज नहीं करना पड़ेगा, कहीं से ये रेंट नहीं करना पड़ेगा। ये आज के एपिसोड की आखिरी स्लाइड है। इन शख्स को आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये हैं अमेज़न के ओनर जेफ बेज़ोस। ये भी दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में ये काफ़ी ऊपर आते हैं। तो इनका भी सोच यही है कि जब गंगा बहने वाली है तो मैं भी उसमें हाथ धो लूँ। इन्होंने भी एक अमेज़न प्रोजेक्ट क्यूपर करके एक कंपनी चलाई है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। 3000 से ज़्यादा ये सैटेलाइट्स अभी छोड़ चुके हैं, हालाँकि स्टारलिंक की इस वक़्त 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं और ये इनका ऐसा मानना है कि 2026 के बाद ये भी मार्केट में आ जाएँगे। तो आने वाला समय भारत में कंज़्यूमर्स के लिए जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, उनके लिए अच्छा ही आने वाला है। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।